कृषि कानून अमल में आने के बाद लगातार इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि कृषि कानून किसानों के हित में है या फिर उनके विरोध में है। देश भर में तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन भी होते रहे, लेकिन होशंगाबाद की बात की जाए तो इस कृषि कानून को लेकर एक नई तस्वीर सामने आई है, जिसमें प्रशासन ने 24 घंटे में इसी कृषि कानून की बदौलत किसानों को न्याय दिलवाया है। जी हाँ, होशंगाबाद के पिपरिया में किसानों से धान खरीदी की बात आई। फॉर्च्यून राइस कंपनी द्वारा धान खरीदी का अनुबंध किया गया था, लेकिन धान के रेट बढ़ने के बाद फॉर्च्यून राइस के जो प्रतिनिधि हैं उनके मोबाइल बंद हो गए और लगातार कंपनी द्वारा धान खरीदी नहीं की गई। इसको लेकर किसानों में रोष आ गया। इस पूरे मामले की शिकायत किसानों ने एसडीएम पिपरिया को की। एसडीएम पिपरिया से शिकायत होने के बाद एक कंसुलेशन बोर्ड का गठन किया गया और किसानों की सुनवाई शुरू की गई। कंसुलेशन बोर्ड ने अपनी सुनवाई में कंपनी को यह निर्देश दिए कि उनसे धान की खरीदी उच्चतम स्तर पर ही की जाए और उसके बाद 24 घंटे में किसानों को न्याय दिलवाया गया है। इस कानून के बनने के बाद 24 घंटे में किसानों को न्याय दिलाने का यह पूरा मामला सामने आया है और होशंगाबाद ने एक नज़ीर पेश की है इस कृषि कानून को लेकर। अब किसानों में उत्साह है। उनका कहना है कि यह कानून किसानों के हित में है और इस कानून की बदौलत ही अधिकारी उन्हें न्याय दिला पाए हैं। वहीं यदि जिला प्रशासन के अधिकारियों की बात की जाए तो जिला प्रशासन के अधिकारी भी खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप और कृषि कानून की बदौलत किसानों को न्याय दिलवाया गया है। आने वाले समय में भी इसी प्रकार के कदम जिला प्रशासन उठाता रहेगा। शैलेंद्र कौरव, न्यूज़ 18, होशंगाबाद। हमीदिया अस्पताल के कोरोना वार्ड में बिजली गुल होने के मामले में बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। यही कारण है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में एक्शन लिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल संभाग आयुक्त को जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये लापरवाही गंभीर है और उन्होंने इस मामले में शाम तक रिपोर्ट तलब की है। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने अधीक्षक को नोटिस दिया है। साथ ही पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को भी सस्पेंड किया गया है। मामले में संबंधित डॉक्टर और कॉलेज के अटेंडर को भी नोटिस दिया गया है। वहीं अब इस मामले में सियासत भी होने लगी है। कांग्रेस ने अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पे है। लापरवाह अफसरों की जिम्मेदारी तय होना चाहिए। साथ ही सरकार बड़े और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई भी करे। बैकअप फेल होने और जनरेटर के खराब होने की वजह से लापरवाही हुई है और इसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मामले में शाम तक रिपोर्ट मांगी है और इस रिपोर्ट के बाद आने वाले समय में कई अधिकारियों पर गाज भी गिर सकती है। राजधानी भोपाल में चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्हें मंत्रियों के बंगलों में भी सेंध लगाने में अब डर नहीं रहा है। हम इस वक्त राजधानी के सबसे पॉश और अति सुरक्षित माने जाने वाले 74 बंगले में मौजूद हैं और ये बंगला पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव का है। यहाँ पर ये चंदन का कटा हुआ पेड़ इस बात की तस्दीक कर रहा है कि यहाँ पर चोरों ने धावा बोला और चंदन के इस पेड़ को यहाँ से ले जाने की कोशिश की। हालांकि जैसे ही वो इस पेड़ को काट रहे थे वैसे ही ड्यूटी पर तैनात संतरी को आवाज़ आई और वो यहाँ पर दौड़कर आया, लेकिन ये जो पेड़ है चंदन का वो कटना ये बताता है कि अति सुरक्षित इस इलाके में भी जो चोर हैं वो सेंध लगा रहे हैं। मैं यहाँ पर एक और जो चंदन का पेड़ है वो आपको दिखाना चाहता हूँ, पर इसको भी काटने की कोशिश चोरों की ओर से की गई। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि इस चंदन के पेड़ को भी काटने की कोशिश चोरों की ओर से की गई, लेकिन जैसा मैंने बताया कि जो संतरी हैं उसको आवाज़ आई और वो यहाँ पर आया तो चोर ये जो बाउंड्री वॉल है इस बाउंड्री वॉल को फांदते हुए यहाँ से भाग गए। लेकिन कहीं ना कहीं ये राजधानी भोपाल की सुरक्षा व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है कि आखिरकार कैसे अति सुरक्षित माने जाने वाले 74 बंगला इलाके में चंदन चोर मंत्रियों के बंगलों में भी चोरी करने से बाज नहीं आ रहे। उपचुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस के संगठन में होने वाले फेरबदल की अटकलें थमती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने अब अपना पूरा फोकस नगरीय निकाय चुनाव पर कर दिया है और अब संगठन में फेरबदल की गुंजाइश कम नजर आ रही है। भोपाल आए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी सुधांशु त्रिपाठी ने कहा है कि अब पार्टी का जोर
संगठन में फेरबदल पर नहीं बल्कि नगरीय निकाय चुनाव पर है और यही कारण है कि प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक से लेकर सह प्रभारी अलग अलग जिलों में पहुंचकर नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। दरअसल 28 विधानसभा सीट के नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी अब नगरीय निकाय चुनाव में बड़ी जीत की उम्मीद लगाकर बैठी है और यही कारण है कि नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही पार्टी के दिग्गज नेता जिलों का दौरा कर नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। बालाघाट जिले में एक बार फिर पुलिस और नक्सलियों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है। इस मुठभेड़ में 2 नक्सलियों की मारे जाने की खबर है। नक्सलियों के खिलाफ बालाघाट पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई में आज एक बार फिर बालाघाट पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। किरनापुर थाना के किन्ही चौकी अंतर्गत बोरवन के जंगल में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में सुरक्षा बलों ने नक्सली मुठभेड़ में 2 महिला नक्सली को मार गिराया है। पुलिस अधीक्षक अमित तिवारी ने नक्सल मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे जाने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुलिस को पक्की सूचना मिली थी कि जंगल में नक्सली आए हुए हैं, जिसके बाद पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम ने कार्रवाई करते हुए पहले नक्सलियों को सरेंडर करने कहा, लेकिन उनकी ओर से फायर होने के बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 2 नक्सली मारे गए हैं। गौरतलब है कि लगातार बालाघाट और आसपास के अंचलों में नक्सलियों का मूवमेंट देखा जा रहा है। नवंबर महीने में भी ऐसी ही मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक महिला नक्सली को मौत के घाट उतारा गया था। उज्जैन के पास बड़नगर के ग्राम सरोला में आज एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला, जहां पर एक नाव जो है चामला नदी में डूब गई। फिलहाल नाव में सवार 10 लोगों को फिलहाल बचा लिया गया है, लेकिन जिस तरह से ग्रामीणों ने बताया कि जिस तरह से नाव डूबी है, अगर ग्रामीण वहां पर नहीं होते तो एक बड़ा हादसा देखने को मिल सकता था। दरअसल ग्रामीणों की माने तो इस जो है सामला नदी पर जो ये नाव है, ये इस नाव पर सवार होकर तकरीबन 10 लोग एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने एक अन्य गांव की ओर जा रहे थे। लेकिन अभी कुछ दूरी पे ही जब नाव चली ही थी कि नाव का बैलेंस बिगड़ा और उसके बाद नाव चामला नदी में डूब गई। फिलहाल किनारे पे खड़े ग्रामीणों ने सभी लोगों को बचा लिया, लेकिन इधर ग्रामीणों की माने तो पिछले 10 सालों से इस चामला नदी पर एक बड़े ब्रिज बनाने की मांग लगातार की जा रही है, लेकिन प्रशासन ने अब तक इनकी नहीं सुनी है। इंदौर में लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन के करीब शुक्रवार रात बड़ा हादसा टल गया। इंटरसिटी एक्सप्रेस के सामने पटरी पर अचानक लोडिंग वाहन आने की वजह से ये हादसा हुआ। लोको पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए इमरजेंसी ब्रेक का उपयोग किया और तेज रफ्तार पर नियंत्रण किया। वहीं रेलवे पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। दरअसल इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन पर उस समय बड़ा हादसा टल गया जब सृजन मैरिज डेकोरेशन का लोडिंग वाहन भोपाल से आ रही इंटरसिटी एक्सप्रेस से टकरा गया। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक भी लगाए, फिर भी तेज रफ्तार ट्रेन को नियंत्रण करने में वक्त लग गया और ट्रेन 150 मीटर से अधिक लोडिंग वाहन को घसीटती हुई आगे तक ले गई। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। दरअसल वाहन का चालक शराब के नशे में था और स्टेशन पर खड़ी एक दूसरी 4 पहिया वाहन को टक्कर मारते हुए उसे घसीट के रेलवे पटरी पर ले आया। इस दौरान भोपाल जंक्शन से आ रही इंटरसिटी ट्रेन ने पटरी पर आए लोडिंग वाहन को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे क्षेत्र में तेज धमाके की आवाज सुनाई दी और इस गाड़ी के परखच्चे भी उड़ गए। बहरहाल लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया, नहीं तो अज्ञात वाहन चालक की गलती कई लोगों पर भारी पड़ सकती थी। रेलवे पुलिस अब अज्ञात वाहन चालक की तलाश कर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कर रही है। दिसंबर महीने के दूसरे सप्ताह में प्रदेश भर में लोगों को मौसम का नया रंग देखने को मिल रहा है। हल्की बूंदाबांदी के साथ ही लोगों को तेज सर्दी का एहसास हो रहा है। प्रदेश भर में दिसंबर के दूसरे सप्ताह में मौसम का बदला हुआ रंग देखने को मिल रहा है। हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला लगातार 2 दिनों से प्रदेश भर में जारी है। कई शहरों में सीजन का पहला मावठा गिरने से मौसम में ठंडक घुल गई। राजधानी भोपाल के साथ ही प्रदेश भर में हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। बूंदाबांदी होने के साथ ही बादल छाने से तापमान में गिरावट हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अरब सागर में सिस्टम सक्रिय है, उसी का असर मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। लगातार 3 सिस्टमों के सक्रिय होने से मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। हालांकि 2 से 3 दिनों तक लगातार हल्की हल्की बूंदाबांदी का ये जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा। हल्की हल्की बारिश का सिलसिला थमने के बाद तापमान में और ज्यादा गिरावट होगी और लोगों को तेज सर्दी का एहसास होगा। हालांकि मावठा गिरने से फसलों को फायदा हो रहा है। गेहूं और चने की फसलों की जो वृद्धि है मावठे के बाद वो और तेजी से देखने को मिलेगी। प्रदेश भर में हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला 3 से 4 दिनों तक जारी रहेगा। हालांकि हल्की बूंदाबांदी के थमने के बाद कड़ाके की सर्दी पड़ने की भी मौसम विभाग ने आशंका जाहिर की है।
ग्वालियर शहर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया गया है और अब निश्चित तौर पर समृद्ध ग्वालियर शहर पर्यटन की दृष्टि से और समृद्ध होगा। अगर ग्वालियर शहर की बात करें तो करीब 7वीं शताब्दी में ग्वालियर का ये किला बनाया गया था और इस किले में अगर देखें तो मानसिंह महल, कर्ण महल सहित तमाम जो पुराने महल है वो पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। दरअसल यहाँ औसतन 3000 से ज़्यादा पर्यटक रोज़ाना आते हैं। कोविड काल में हालांकि कुछ समय पर्यटकों की कमी रही, लेकिन एक बार फिर ये किला आबाद रहने लगा है। और इस किले के अलावा अगर बात करें ग्वालियर शहर की तो यहाँ पर तानसेन मकबरा भी है, जय विलास पैलेस भी है। इसके अलावा और कई पर्यटन स्थल है जो ग्वालियर शहर को समृद्ध बनाते हैं। माना जा रहा है कि अब यूनेस्को द्वारा हेरिटेज सिटी में शामिल किए जाने के बाद ग्वालियर शहर पर्यटन की दृष्टि से और समृद्ध होगा और आने वाले समय में यहाँ दुनिया भर के तमाम पर्यटकों की तादाद भी बढ़ेगी और यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार भी मुहैया होंगे। केस काल के डीएफओ धमशील गणवीर के तबादले का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। उनके तबादले का विरोध करते हुए ग्रामीण और वन प्रबंधन समिति के सदस्य सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। इन प्रबंधन समितियों का कहना है कि जब तक ये तबादला नहीं रुकेगा तब तक वे आंदोलन करते रहेंगे और सरकार यदि उनकी बात नहीं सुनती है तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे, पर इस अधिकारी को हम यहाँ से जाने नहीं देंगे। गौरतलब है कि इससे पहले वर्ष 2017 में भाजपा सरकार के दौरान भी वन मंडलाधिकारी धमशील गणवीर के केसकाल वन मंडल में पदस्थ थे, लेकिन उस समय भी केवल 3 महीने में तबादला कर दिया गया। अब फिर जून 2020 में दोबारा आईडीएफओ धमशील गणवीर को हटा दिया गया है। आंदोलन कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि डीएफओ लगातार क्षेत्र में विकास के साथ ही लोगों को रोजगार मुहैया करा रहे थे। केसकाल क्षेत्र को छत्तीसगढ़ के मानचित्र में अलग स्थान दिलवाने के लिए कई योजनाएं बनाई थी और उस पर काम कर रहे थे। ग्रामीणों ने कहा है कि मेहनत और ईमानदारी से काम करने के परिणाम डीएफओ के को तबादले के रूप में मिला है। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि यदि तबादला नहीं रोका जाता है तो यह धरना और प्रदर्शन और उग्र होगा। क्या सरकार उनकी बात सुनती है? पर सबसे बड़ा सवाल, एक अधिकारी का अल्प समय में 2 बार तबादला शासन की नीतियों पर सवालिया निशान खड़ा करता है। लोगों के पहचान के लिए सरकार ने आधार नंबर जारी किया जिससे किसी भी व्यक्ति की पहचान हो सकती है, लेकिन मवेशियों के लिए भी आधार नंबर जारी किया गया है जिसकी जानकारी सूरजपुर जिले के बेहद कम किसानों को है। दरअसल केंद्र सरकार की योजना के तहत सभी मवेशियों को पहचान के लिए एक बायो डिजिट कोड सभी मवेशियों को टैग किया जाना है जिससे मवेशी और उसके मालिक किसान की पहचान हो सके। यहाँ तक कि मवेशियों को लगने वाले टीके की जानकारी भी पशु विभाग को टैग नंबर से मिलते रहेगी और मवेशियों की देखरेख में आसानी होगी। लेकिन सूरजपुर जिले में मवेशी किसान को इस योजना का लाभ अब तक पूरी तरह से नहीं मिल सका है। गौरतलब है कि सूरजपुर जिले के 4.5 लाख मवेशियों को यूनिक आधार नंबर टैग किया जाना है जिससे जिले के लाखों किसान लाभान्वित हो सकेंगे। ऐसे में लगभग 1 साल में महज सूरजपुर जिले के 16,411 किसानों के 46,853 मवेशियों को ही बायो डिजिट कोड टैग किया गया है। कृषि बाहुल्य सूरजपुर जिले में किसानों के लिए मवेशी कृषि का पर्याय है तो वहीं आर्थिक मजबूती का साधन। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार तक मवेशी पालन को लेकर कई योजना शुरू कर चुके हैं और धरातल पर नजर भी आता है, लेकिन इन योजनाओं के सही क्रियान्वयन को लेकर हमेशा ही सवाल खड़े होते रहते हैं। लिहाजा फिर एक बार मवेशियों के यूनिक आधार नंबर टैगिंग प्रक्रिया की धीमी चाल किसानों को शासन से मिलने वाले लाभ से वंचित करता नजर आ रहा है। बहरहाल जिले के पशु विभाग के उप संचालक ने जिले के सभी मवेशियों को टैगिंग कार्य जल्द पूरा करने का दावा किया और यह दावा कब तक पूरा होता है यह तो आने वाला वक्त बताएगा। मुक्त भारत का सपना देखा जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ शासकीय कार्यालयों में लगातार रिश्वतखोरी के मामले सामने आ रहे हैं, जहां पर शासकीय कर्मचारियों के द्वारा आम पब्लिकों और किसानों को रिश्वत के नाम पर परेशान किया जा रहा है। ताजा मामला महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक से सामने आया है, जहां पर ग्राम पंचायत लहरौद और नवा गांव के दर्जनों किसानों ने वहां के पटवारी राजेंद्र डोंगरे के खिलाफ रिश्वतखोरी के मामले को लेकर पिथौरा एसडीएम के पास शिकायत की है। दरअसल ग्राम पंचायत लहरौद और नवा गांव के किसानों ने अपनी शिकायत में बताया कि रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण के नाम पर पटवारी राजेंद्र डोंगरे किसानों से 500 रुपए से लेकर 10,000 तक की रिश्वत मांगते हैं। लिहाजा अगर किसान रिश्वत नहीं देते उसे महीनों तक कार्यालय का चक्कर लगवाया जाता है। यही कारण है कि अब परेशान किसानों ने एक बार एसडीएम से न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि राजेंद्र डोंगरे पहले भी विवादों के घेरे में रहा है। रिश्वतखोरी मामले को लेकर आदिवासी समाज के लोग पूर्व में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसे प्रशासन द्वारा समझाइश दी गई थी और पटवारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात और जांच की बात कही गई थी, लेकिन प्रशासन की सुस्त रवैये के कारण पटवारी पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई।
यही कारण है कि एक बार किसान और आदिवासी समाज के लोग फिर से धरना प्रदर्शन करने के लिए आतुर हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि जिस तरह से राजेंद्र डोंगरे के खिलाफ शिकायत आ रही है, आखिर क्या प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि पटवारी राजेंद्र डोंगरे पहले भी फर्जी जाति प्रमाण पत्र को लेकर विवादों के घेरे में रहा है, जिसका मामला हाईकोर्ट में लंबित है। राजनांदगांव में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए डिपो यहां 2008 में खोला गया था ताकि विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके और राजनांदगांव, कवर्धा और बालोद इन 3 जिलों में लगभग 30 से 31 लाख पुस्तकें यहां विद्यार्थियों को प्रदान की जाती हैं। इस डिपो के माध्यम से वितरण किया जाता है। वहीं हम आपको बता दें कि यह पुस्तकें निःशुल्क वितरण की जाती हैं जिले के शासकीय और निजी स्कूलों में जो अनुदान प्राप्त स्कूलें हैं। हम आपको बता दें कि यह जो पाठ्य पुस्तक निगम का जो ऑफिस है तत्कालिक मुख्यमंत्री रमन सिंह के समय यहाँ लाया गया था। उसके बाद अब सरकार बदलने के बाद स्थिति ये बन रही है कि 2021 में जनवरी में इस कार्यालय को रायपुर शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए यह नुकसान का सबब बन सकता है और पाठ्य पुस्तक की निगम की जो बुकें हैं वो आसानी से और जल्दी से जल्दी नए सत्र में विद्यार्थियों के पास पहुंचता था, वो कहीं ना कहीं अब एक चुनौती का काम होगा और कठिनाई भरी स्थिति में जैसे वनांचल के क्षेत्रों में पहुंचने में भी इन पुस्तकों को अब टाइम लगेगा और बच्चों तक पहुंचाने में एक टेढ़ी खीर भी साबित हो सकता है।